हाय फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद सरताज ARP एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग फ्रिक्शन के पार्ट 2 में हैं। इसमें फ्रिक्शन के बारे में जो कुछ बचा हुआ है वो पढ़ेंगे। इसमें पहला पॉइंट है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का परिणामी आर अभिलंब प्रतिक्रिया बल से जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। अर्थात जैसे कि बॉडी है, बॉडी में देखेंगे कि एक बॉडी है, बॉडी में इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स, है ना। और जो इसका नॉर्मल रिएक्शन है ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया N। और इसका इन दोनों के रिजल्टेंट ये है। इन दोनों के रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। जैसे कि ये एंगल अल्फ़ा है तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा लैम्डा है अगर तो लैम्डा मानना जाएगा, है ना। तो इसका tan लैम्डा इक्वल टू F/n हो जाएगा। इसलिए लैम्डा इक्वल टू tan इनवर्स F/n, चूँकि F इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है। F इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है, चूँकि F इक्वल टू म्यू चूँकि फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है, इसलिए म्यू इक्वल टू F/n हो जाएगा। इसलिए एंगल लैम्डा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। इस तरीके से देखेंगे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू tan इनवर्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के इनवर्स फंक्शन के बराबर होता है। इस तरीके से एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम लोग समझ लिए कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, कोई बॉडी है, बॉडी पे लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होगा और उस बॉडी के लिए जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा आर और नॉर्मल रिएक्शन के बीच जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है ना। जिसकी वैल्यू हम लोग tan लैम्डा इज इक्वल टू F/n करके निकालेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स म्यू। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। एंगल ऑफ रिपोज मतलब हिंदी में कहेंगे विश्राम कोण। किसी इंक्लाइन प्लेन का वह कोण जिस पर इंक्लाइन प्लेन पर रखा कोई पिंड स्वयं के भार के कारण नीचे की ओर फिसलने की सीमांत अवस्था में पहुंच जाए, विश्राम कोण कहलाता है। अर्थात समझेंगे इसको कि कोई बॉडी है जो इंक्लाइन प्लेन पर रखी हुई है और उस प्लेन पर वो इस प्रकार रखी हुई है कि वो स्वयं के भार के कारण नीचे की ओर फिसलने की सीमांत अवस्था में पहुंच जाए। तो वहाँ पे जो बॉडी मतलब जो बॉडी के लिए इंक्लाइन प्लेन और जो उसके प्लेन के बीच में जो एंगल बना होगा वो एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है ना। अर्थात पढ़ेंगे, लिखा हुआ है विश्राम कोण किसी इंक्लाइन प्लेन का क्षैतिज से वह अधिकतम कोण है जिस पर संबंधित कोण बिना बाह्य बल की सहायता से विश्राम कर सकता है। अर्थात जैसे कोई इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन है, जैसे कि इंक्लाइन प्लेन पे एक बॉडी इसमें रखी हुई है। इंक्लाइन प्लेन पे ये बॉडी इस प्रकार रखी हुई है कि ये सेल्फ वेट के कारण, स्वयं के भार के कारण नीचे की ओर फिसलना तो चाहती है लेकिन फिसल नहीं सकती है। तो इस तरीके से जो क्षैतिज से इंक्लाइन प्लेन एंगल जो बनाएगा वो एंगल ऑफ रिपोज मतलब विश्राम कोण कहलाएगा। अर्थात बॉडी उस पर रखी हुई है, विश्राम कर रही है, विश्राम कर सकती है। इंक्लाइन प्लेन की दिशा में तथा इंक्लाइन प्लेन के लंबवत दिशा में बलों का कंपोनेंट करेंगे तो वियोजन करने पर देखेंगे कि चूँकि अपर जो होता है वो समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू हमेशा 0 कर लेंगे, है ना। तो इस तरीके से W कास अल्फ़ा इज इक्वल टू N, जैसे कि यहाँ पे देख रहे थे W ये फोर्स लग रहा था तो ये हो जाएगा W कास अल्फ़ा। तो इसलिए W कास अल्फ़ा इज इक्वल टू N नॉर्मल रिएक्शन के बराबर हो जाएगा जो इस बॉडी के लिए होगा, जो इस पिंड के लिए होगा। और जब हॉरिजॉन्टल फोर्स इसके लिए निकालेंगे समेशन ऑफ Fx मतलब समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, तो W साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू F, चूँकि F जो है वो फ्रिक्शन के बराबर है। F इज इक्वल टू यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो है वो म्यू इंटू एन है ना। तो फ्रिक्शन की वैल्यू लगा देंगे F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपस में सॉल्व करेंगे। अर्थात देखेंगे इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू म्यू हो जाएगा। अर्थात अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू इस तरीके से निकल आई। एंगल ऑफ रिपोज पे जो एंगल होता है उसकी वैल्यू होती है, उसको अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, और जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं।
घर्षण कोण को विश्राम कोण भी कहते हैं। कब कहते हैं, इसमें देखेंगे, कुछ केसेस बनेंगे जिनके बारे में हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे पहला केस जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब वर्टिकल फोर्सेस का जो सम होगा वो 0 होगा बॉडी पे लगने वाले। तो वर्टिकल फोर्सेस जो लग रहे होंगे इस पर, तो यहाँ पे डब्लू तो नीचे की तरफ लग रहा है, डब्लू नीचे की तरफ लग रहा है, तो डब्लू और नीचे की तरफ लगने वाला ये पी है, इसका कंपोनेंट करेंगे तो पी साइन थीटा हो जाएगा। तो डब्लू प्लस पी साइन थीटा इज इक्वल टू एन, इक्वेशन 1 बन जाएगी। फिर इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल फोर्सेज का जो होगा, ये वर्टिकल फोर्सेज का सम था, ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेज का सम है ना, समेशन ऑफ एच, मतलब समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स वही पी फोर्स जो थीटा एंगल पे लग रहा था उसी का कंपोनेंट होगा, पी कास थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। तो ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम लोग देखेंगे, चूँकि म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा पी इज इक्वल टू म्यू एन, पी इज इक्वल टू म्यू इंटू डब्लू अपान कास थीटा माइनस म्यू टाइम्स साइन थीटा। इस तरीके से ये हो जाएगा। अब केस सेकंड जब बनेगा, केस सेकंड इस तरीके से था कि यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है वो यहाँ पे लग रहा है, पी फोर्स यहाँ पे अवे करने के लिए लग रहा है ना, बॉडी के अगले हिस्से पे लग रहा है। तो इसमें सेकंड में होगा, इसमें भी होगा वर्टिकल फोर्सेस का सम इज इक्वल टू 0, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम इज इक्वल टू 0, वर्टिकल फोर्सेस का सम इस तरीके से निकल जाएगा से, और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम निकाल लेंगे। फिर दोनों को इक्वेट करके, मतलब दोनों को सॉल्व करेंगे, एन की वैल्यूज लगाएंगे तो पी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स डब्लू इंटू कास थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। यहाँ पे है पी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स डब्लू कास थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, मतलब प्लस यहाँ पे केवल साइन का डिफरेंस है ना। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक पिंड जिसका भार मतलब W 300 न्यूटन है, एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से 25 डिग्री का कोण, हॉरिजॉन्टल प्लेन से 25 डिग्री कोण पर एक बल लगाने पर पिंड सीमांत अवस्था में पहुंच जाता है। बल P का मान ज्ञात कीजिए। अब ये मान लिए हम, यहाँ पे P जो फोर्स लग रहा है वो 25 डिग्री पे लग रहा है, W की वैल्यू 300 न्यूटन है, म्यू इज इक्वल टू 0.3 गिवन है। तो यहाँ से हम लोग P निकालेंगे। P इस तरीके से फार्मूले में लगा के निकाल सकते हैं, P इक्वल टू म्यू टाइम्स डब्ल्यू अपन कास थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, अर्थात इसमें ये वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं, वो वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, P की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर दिया हुआ, यदि किसी इंक्लाइन प्लेन का विश्राम कोण 30 डिग्री हो और इस पर 100 न्यूटन का पिंड रखा गया हो, तो सीमांत अवस्था के लिए घर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है विश्राम कोण मतलब अल्फा 30 डिग्री दिया है और इस पर 100 न्यूटन का पिंड रखा गया है, मतलब W जो उसका वेट है वो 100 न्यूटन के बराबर है और फ्रिक्शन निकालना है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करके म्यू की वैल्यू गिवन नहीं थी, लेकिन हम लोग म्यू की वैल्यू इक्वेशन से निकाल लिए थे। अब जो फ्रिक्शन फोर्स निकलेगा वो म्यू इंटू एन होगा, है ना। और यहाँ पे 100 कास 30 जो हो जाएगा वो वर्टिकल फोर्स को बैलेंस करेगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करेगा, अर्थात फ्रिक्शन जो होगा वो म्यू इंटू एन होता है, मतलब म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इंटू नॉर्मल रिएक्शन का मल्टीप्लाई 100 इंटू कास 30 हो जाएगा। इस तरीके से इसका फ्रिक्शन निकाल लिए। फिर पिंड को नीचे सरकाने वाला फोर्स यही होगा 100 साइन 30, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, मतलब W साइन 30। अब नीचे की ओर सरकाने वाला बल, घर्षण बल दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए पिंड सीमांत अवस्था में है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पिंड नीचे की तरफ खिसकाने वाला जो फोर्स है और जो घर्षण बल है वो दोनों आपस में बराबर हैं, अर्थात जो बॉडी है वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, अर्थात लिमिटिंग पोजीशन में है, अर्थात सीमांत अवस्था में है। अगर अल्फा का मान विश्राम कोण के मान से अधिक होगा तो पिंड इंक्लाइन प्लेन पर गति की अवस्था में पहुंचेगा। तो सही है, अगर अल्फ़ा की वैल्यू जो हम लोग उसके, ये अगर अल्फ़ा है इसकी वैल्यू उस वस्तु के लिए जो प्लेन है उसके लिए, अगर इंक्लाइन के लिए अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो अगर एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा होगी तो ढाल के कारण वो क्या करेगा, मूवमेंट कर जाएगा, है ना।
अब इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ देखेंगे कि इस तरीके से ये दो केसेस जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये दो केसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, है ना। फार्मूले भी देखने हैं, ये फार्मूले समझ लेने हैं बस। किसी इंक्लाइन प्लेन पर रखे हुए पिंड को प्लेन के समानांतर बल लगाकर पिंड को साम्यावस्था में रखना, नीचे सरकने की सीमांत अवस्था में रखना। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, नीचे सरकने की सामान्य अवस्था में रखना। अर्थात ये एक बॉडी है ना। इस बॉडी पे W का फोर्स नीचे की ओर लग रहा था, है ना। और जो नॉर्मल रिएक्शन था वो इसके कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। अर्थात कांटेक्ट सरफेस ये है, उसके परपेंडिकुलर ये फोर्स नॉर्मल रिएक्शन हो गया इसका, है ना। और P फोर्स के थ्रू ये खींचा जा रहा था, P फोर्स के थ्रू ये ऊपर की तरफ खींचा जा रहा था। तो अब ये नीचे गिरने ना पाए, इसलिए फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन नीचे ना गिरने पाए इसलिए फ्रिक्शन भी इधर ही लगेगा, है ना। फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्लियर है ना कि जो इंक्लाइन प्लेन पर अगर कोई पिंड रखा हुआ है वो नीचे की ओर सरकना चाह रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। रिलेटिव मोशन के अपोजिट लगता है तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगा। अब यहाँ पे समेशन ऑफ Fy निकालेंगे, समेशन ऑफ Fx निकालेंगे। अर्थात वर्टिकल फोर्सेस का सम निकाल लेंगे और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम निकाल लेंगे, है ना, जो कि हम लोग जानते हैं कि 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे n इक्वल टू डब्लू कास थीटा होगा। W ये था, अब इसका जब कंपोनेंट करेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा बॉडी के लिए W कास थीटा, जो बैलेंस करेगा n को, मतलब नॉर्मल रिएक्शन को। दूसरा होगा समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू P प्लस म्यू W इज इक्वल टू W इंटू साइन थीटा। यहाँ से P की वैल्यू हम लोग निकालेंगे सॉल्व करने के बाद दोनों इक्वेशन से। तो P इज इक्वल टू W साइन थीटा कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा W कास थीटा अपान कास अल्फ़ा, है ना। अब चूँकि P मिनिमम की वैल्यू जो होगी वो W अपान साइन अल्फ़ा साइन थीटा माइनस अल्फ़ा के बराबर होगी। पिंड को ऊपर सरकने की सीमांत अवस्था पर रखना। अब पिंड को जब ऊपर सरकने की सीमांत अवस्था में रखेंगे, अर्थात प्लेन की दिशा में तथा प्लेन के लंबवत दिशा में बलों का वियोजन करने पर, है ना। जैसे कि यहाँ पे एक बॉडी है, अब इसको अगर ऊपर सरकना है, ऊपर सरकने के लिए हम लोग अब इसमें भी वही फैक्ट लगाएंगे कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम इज इक्वल टू 0 और वर्टिकल फोर्सेस का समेशन जो है वो 0 हो जाएगा। तो नॉर्मल इज इक्वल टू W कास थीटा, और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम जो होगा वो W साइन थीटा प्लस म्यू n के बराबर होगा। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम प्लस म्यू W साइन थीटा प्लस म्यू n के बराबर होगा। n की वैल्यू यहाँ पे समीशन इक्वेशन 1 से निकाल के रख देंगे। तो इस तरीके से P मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी W अपन कास अल्फ़ा इंटू साइन थीटा प्लस अल्फ़ा। यहाँ पे था W अपन साइन अल्फ़ा साइन थीटा माइनस अल्फ़ा साइन थीटा माइनस अल्फ़ा, है ना। अब घर्षण से लाभ देखेंगे कि घर्षण बल के कारण ही मनुष्य सीधा खड़ा रह पाता है। क्योंकि घर्षण के कारण ही मनुष्य सीधा खड़ा रह पाता है और चल पाता है। घर्षण बल ना होने पर हम केले के छिलके बरसात में चिकनी सड़क पर फिसल जाते हैं। अर्थात देखेंगे घर्षण के बल ना होने पर हम जैसे केले के छिलके पर पैर पड़ जाने से फिसल जाते हैं, या बरसात में चिकनी सड़क पर पैर पड़ने से फिसल जाते हैं। यदि सड़क पर घर्षण ना हो तो पहिए फिसलने लगते हैं। यदि पट्टे तथा पुल के बीच घर्षण ना हो तो पट्टा मोटर के पहिए नहीं घुमा सकते। यदि किसी वस्तु की हम ऊपर सतह से नीचे की ओर बल लगाते हैं जिसमें कम बल ही आसानी से काम हो जाता है। किसी वस्तु की एक स्थान से दूसरे स्थान तक धकेल के लाना ये भी घर्षण बल का उदाहरण है। ये इम्पॉर्टेंट है। घर्षण बल से हानि अगर देखेंगे, मशीन में घर्षण के कारण ऊर्जा का अवयव होता है और टूट फूट अधिक होती है। अर्थात ऊर्जा की हानि होती है, ऊर्जा की लॉस, है ना। और मशीनों के पुर्जों के बीच अत्यधिक घर्षण से काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है और मशीनों को क्षति पहुंचती है ना। इसीलिए इसमें बहुत सारे रिटार्डर के रूप में यूज करते हैं, जैसे ग्रेफाइट वगैरह। अब देखेंगे कुछ स्टैटिक कोएफिशिएंट जो होते हैं म्यू एस की वैल्यू
जो हर मटेरियल के अलग अलग होती है। जैसे एल्युमिनियम इस्पात के लिए 0.61 होता है सूखा और साफ के लिए, ब्रास के लिए, तांबा के लिए, कास्ट आयरन के लिए अलग अलग दी हुई है। लेकिन अगर देखेंगे लुब्रिकेटेड के लिए तो कंक्रीट का 0.30 है ना, कंक्रीट के लिए 0.30 है। इस तरीके से ये गिवन है ना, ये हम लोग देख लेंगे। वैसे ये क्वेश्चन में दिया रहता है, लेकिन अगर याद हो जाए तो ज़्यादा बेटर है ना। तो हम लोग का ये फ्रिक्शन का सेकंड लेक्चर था। फ्रिक्शन का फर्स्ट लेक्चर हम कर चुके हैं, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है। जो भी लोग नहीं देखे हैं देख सकते हैं। और फ्रिक्शन में जो कुछ भी बचा हुआ है अगले लेक्चर में हम लोग क्लियर कर लेंगे। फिर फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगा तो फिर अगला चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे, है ना। इस तरीके से फ्रिक्शन पे हम लोग पढ़े हैं, ये इम्पॉर्टेंट है और पढ़ना ज़रूरी है। थैंक यू।